हम्म चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये वंदे मातरम के ऊपर जो है अभी फिर से कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो उस पे बताया है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ने नई डायरेक्शंस जो है वो दिए हैं। और इसमें जो है वो अभी मैंडेटरी किया गया है कि जब वंदे नेशनल सॉन्ग को गाया जाएगा तो सारे जो उसके स्टैंजाज हैं, 6 स्टैंजाज, उन्हें गाना होगा जब कोई ऑफिशियल फंक्शन होगा। और इसकी वजह से फिर से जो है वो विवाद हो रहा है। और इसमें कहा गया है, जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि फुल वर्जन रहेगा जो कि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड का होता है। तो जैसे कभी कभी इसमें पूछ भी देते हैं प्रीलिम्स पर्पज से कि कितने मिनट का होता है। और इसको नेशनल एंथम से पहले जो है वो गाना होगा जब भी कोई ऑफिशियल फंक्शन होगा। ठीक है। और इसमें जो विवाद है वो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका कहना है कि इसमें जो 6 स्टैंजाज हैं, इसमें जो मदर इंडिया है उनको एक गॉडेस के रूप में देखा जाता है, मतलब वो देवी हैं। और जो इस्लामिक प्रिंसिपल है उसमें कहा जाता है, मतलब उनके यहाँ अल्लाह के अलावा किसी और को वर्शिप करना जो है वो प्रोहिबिट है, मनाही है उसकी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हमें पूरा गाना होगा तो इससे जो हमारा रिलीजन है उसको जो है वो मतलब इनको इफेक्ट होता है। ठीक है। और पहले जो है वो जो भी ऑफिशियल पब्लिक फंक्शंस होते थे उसमें इनिशियल के जो 2 स्टैंजास थे वही को गाया जाता था। और वंदे मातरम की बात करें तो अभी दिसंबर में जब हमारा विंटर सेशन हुआ था तो इस पे काफी जो है वो पूरा चला था, पार्लियामेंट में से बहुत डिबेट भी हुई थी। फिर इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। इस साल 150वां साल जो है वो मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। और वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है एक प्रमुख सिंबल के तौर पे था। और ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसको पूरा जो है वो दर्शाता दर्शाता है। और इसको आजादी के बाद से जो है वो अडॉप्ट किया गया था। तो विवाद इसको लेके कुछ ना कुछ रहता है कि मतलब बाद में जब आजादी के बाद इसको एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया तो क्यों नहीं सारा स्टैंजास को रखा गया। ठीक है। और इसमें इनिशियली जो है जो मुस्लिम लीग था बिफोर इंडिपेंडेंस उसको जो है वो इसका विरोध कर रहा था। मतलब इनिशियली तो नहीं विरोध किया था इन लोग ने जब ये सॉन्ग शुरू हुआ था, जब स्वदेशी मूवमेंट चला था। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग बना आजादी के पहले 2011-12 में, तो उस टाइम पे इन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो ये पूरी जो है वो इसको लेके कंट्रोवर्सी है। और वंदे मातरम की बात करें तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, या फकीर सन्यासी रिवोल्ट। और ये 18वीं शताब्दी में हुआ था बंगाल में। उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट जो वहाँ पे सन्यासी थे, फकीर्स थे, इन लोग ने एक इनके अगेंस्ट जो है वो विद्रोह किया था। तो ये दोनों कम्युनिटी उस टाइम पे मिलजुल कर इसको गाती थी। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो अपना रेजिस्टेंस शो करती थी। और बाद में वही जब हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ मुस्लिम लीग के आने के बाद, तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें पूरी। फिर 39th सूरज कुंड इंटरनेशनल सेल्फ रिलायंस फेस्टिवल कंक्लूड हुआ और ग्रैंड सेरेमनी हुई। कई बार पूछा जा चुका है सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला कहाँ होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। और इसमें जो है इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, फोक कल्चर, इसको दर्शाया जाता है। बहुत सारे जो इसमें लोकल कलाकार हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो इसका पूरा इंस्पिरेशन है वो रहता है ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल सेल्फ रिलायंट इंडिया इस बार का था। ठीक है। ये भारत का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर जो है वो है। और इसको सूरज कुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टेक्सटाइल कल्चर, इनके द्वारा जो है वो मनाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में 287th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। यहाँ पे संत थे श्री सेवालाल महाराज। और प्रधानमंत्री ने भी जो है इसमें लोगों को जो है वो इनको श्रद्धांजलि दी। और अगर हम इनकी बात करें तो ये बंजारा कम्युनिटी के एक स्पिरिचुअल लीडर थे। और उन्होंने इन्होंने जो है वो वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन इक्वालिटी के लिए काफी काम किया। और अपनी जो पूरी लाइफ थी उसको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट कम्युनिटीज और ट्राइब्स को जो है वो डेडिकेट किया।
तो इनका जो है वो बस जाने रहो कि किस से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से हैं और इनकी जो है वो ये मनाई जा रही है 287 एनिवर्सरी। फिर एक पीएम मोदी ने जो है वो कश्मीरी पंडित्स को उनके फेस्टिवल के लिए जो है वो ग्रीटिंग्स दी, बधाइयाँ दी। इसका नाम है, इसको कहते हैं हेरात पोस्ट या हेरात। ठीक है, तो बस ये जाने रहो। मुझसे पूछ दिया कि हेरात पोस्ट है वो किस रीजन से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित लोग हैं इसको मनाते हैं। और इसको जो है वो, जो हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो इसको हेरात जो है वो कहा जाता है। और ये यहाँ का एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य पे जो है वो इनको उन्होंने बधाइयाँ दी। इसके अलावा लद्दाख है। लद्दाख में दो मेजर मोनेस्टिक फेस्टिवल जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। एक है लेह दोस्मोचई और एक है लेके मोनेस्ट्री स्त्रोमोचई। ठीक है, तो इसको भी जो है वो काफी सेलिब्रेट, इसके लिए भी काफी जो है वो ग्रैंड सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तो फेस्टिवल्स के नेम किस रीजन से रिलेटेड हैं, किस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस में तो इस तरह का नहीं पूछा जाता है, बट जैसे मेंस में अगर आप ये आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऐसे राइटिंग कर रहे हो, तो वहां पे इन सबको यूज कर सकते हो। बट जिनका मेजर सिग्निफिकेंस है वो प्रीलिम्स के लिए ही रहता है। और ये जो लद्दाख में जो सेलिब्रेशन होते हैं, ये वहां पे हार्श विंटर सीजन खत्म होता है और उसके बाद बिगनिंग होता है एग्रीकल्चर सीजन का। तो उस पे के लिए जो है वो नया एक्टिविटी और होप के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है, ये आर्टिकल था। उसमें है कि किस प्रकार से प्रोविजंस हैं पेड लीव के लिए। और इसके तहत जो है वो जो फीमेल्स हैं उनको एक ग्लोबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और जो मदर्स होती हैं, जो न्यू मदर्स होती हैं, क्या क्या उनकी इमोशनल कंडीशन होती है, क्या उस टाइम पे उनकी सिचुएशन होती है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और ये जो एक्ट है, ये हर जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके लिए रहता है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है वो नहीं रखा जाता, इनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बात अब उठ रही है कि जो है वो सारी महिलाओं को जो है मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। और जो परमानेंट गवर्नमेंट में वर्क कर रही हैं, उनको जो है मैटरनिटी लीव जो है वो 730 डेज तक का जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपना जो चिल्ड्रन है उसको बेहतर तरीके से जो है वो केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये था। फिर एम्स नागपुर, इन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। ये पहला फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का जिसने सिक्योर किया है कंप्लीट एनएबीएच एक्रीडेशन। एनएबीएच का मतलब है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है कि किस प्रकार का जो सर्विसेज रहेंगी, कैसी सुविधाएं हैं। तो इसके लिए पूरा जो है सिस्टम को देखने का काम करती रहती है। और इनका जो फोकस रहता है वो यही है कि पेशेंट को जो है वो बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो एम्स नागपुर है महाराष्ट्र में, इसको जो है वो रिकॉग्निशन मिला है। तो ये चूंकि पहला है तो ये भी जो है वो याद रखना। फिर कल था हमारा 15 फरवरी, और 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। और एनुअली ये 15 फरवरी को हर साल मनता है। इसमें जो है कैंपेन चलाया जाता है और जो चाइल्डहुड कैंसर होता है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चलाया जाता है। जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको बताया जाता है कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में जो है उन्हें काम करना है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड केयर डे ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2002 में। और इसमें अभी जो है करेंटली 170 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और इसका फोकस यही है कि अवेयरनेस बढ़ाना, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, सर्वाइवल रेट को जो है वो और बेहतर करना। तो चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी।
फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी सेवा तीर्थ उनका जो नया पीएमओ ऑफिस बना है उसको लॉन्च किया, और उसपे उसी दिन उन्होंने 4 जो है वो स्कीम्स को लॉन्च किया। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक पीएम राहत है योजना, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। और इसके तहत एवरी कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो है उसको जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा टू 1,50,000 पर विक्टिम। मतलब एक जो जिसको चोट लगती है, उसका किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसको 1,50,000 तक का मदद जो है वो दिया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, 7 दिनों का, जिस दिन से उसका एक्सीडेंट होता है। तो अब चूंकि ये राहत स्कीम है, तो ये पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, क्या है इसमें, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री, इनके तहत जिसको पूरा देखा जाएगा। जो री इन्वर्समेंट होगा उसके लिए एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इसको जो है वो बनाया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो हर साल यहाँ पे काफी जो है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, जिन्हें कि रोका जा सकता है अगर टाइमली जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए। तो इसको देखते हुए ये स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पीएम राहत योजना, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का। तो गोल्डन आवर वो टाइम पीरियड होता है, जो पहला आवर होता है जब किसी की इंजरी होती है। उस टाइम पे अगर उसको इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए, तो उसकी जान जो है वो बच सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनानी डे हर साल मनाया जाता है 14 फरवरी को। तो इस बार भी सेलिब्रेट हुआ, और इसके लिए जो है वो 2 डे का नेशनल कॉन्फ्रेंस चला ऑन इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस, और ये मुंबई के यशवंतराव चवन सेंटर में जो है वो हुआ। और यहाँ पे काफी सारे स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्री के लोगों ने। और यूनानी मेडिसिन को कैसे आगे और बेहतर बनाया जा सके, इस पे बातचीत हुई। यूनानी को अगर हम जान देख लें, तो जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके तहत ये भी आता है। और यूनानी मेडिसिन को कहा जाता है ग्रीको अरबिक मेडिसिन। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है, जो कि एंशियंट ग्रीस वगैरह में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इसको फिर बाद में पर्सिया और अरब जो फिजिशियंस हैं उन्होंने और आगे लेके आए। और हमारा जो आयुष मंत्रालय है, उसके तहत इसको भी रखा गया है। तो इसमें जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनको और बेहतर करने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है। फिर अभी जो हमारे यूनियन आईटी मिनिस्ट्री है, इन्होंने अनाउंस किया है अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। और इसके तहत जो है अ, इस वाले रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। तो क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं? अब इसमें जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको जो अनलॉफुल कंटेंट होता है, जैसे कि किसी ऐसा कंटेंट जो कि लॉ लीगल नहीं है, गलत तरीके से वो किया गया है, ठीक है? और ऐसी किसी इमेजेस का यूज़ किया गया है जिससे हार्म होता है महिलाओं की डिग्निटी पे या चाइल्ड उसको, तो उसको हटाना होता है। और पहले जो है ये इसके लिए 4 आवर्स का टाइम रखा गया था, और इसको अभी कम करके 2 टू 3 आवर जो है वो कर दिया गया है। ठीक है? तो इसको कमी का लाई गई है। तो मतलब माना जा रहा है कि इनको तुरंत देखना होगा, एक ऑब्लिगेशन है कि आप जो है वो जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स और जो कंपनीज़ हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो उनको देखना होगा और एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना होगा जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है वो ना आए, और अगर आएँ तो उनको इमीडिएटली जो है वो रूल को लाना पड़ेगा। जो नई गाइडलाइंस हैं और जो रिमूवल का जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है, ये 20th फरवरी से जो है वो आपका इफ़ेक्ट में आ जाएगा, जो कि हमारा अभी एआई इंडिया समिट होने वाला है, आज से शुरू होगा न्यू दिल्ली में। तो उसका कंक्लूडिंग डे जो है वो रहेगा। तो सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए इस पे एक बार ये इसके लिए जो है वो और नियम ये लाए गए हैं। फिर दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली में ये भू आधार कार्ड, इसको जो है वो लॉन्च करेंगी। और ये एक नए तरीके का डिजिटल लैंड मैप है दिल्ली में, जिससे कि करप्शन को और जो रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो रोका जा सके। ये जो डिजिटल मैप रहेगा, इसमें ड्रोन सर्वे और हाई
रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग का यूज़ किया जाएगा। हमें जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, एक 12 डिजिट का एक नंबर होता है, उसी तरह जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको जो है वो उनके लिए 14 डिजिट का, ये जैसे 14 डिजिट का है, क्या है इसका नाम, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस स्टेट ने इसको योजना को लॉन्च किया, ये भी इससे से आ सकता है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूएल पिन, ये दिया जाएगा और इससे जो है वो अ, जो डिस्प्यूट होता है, लैंड डिस्प्यूट, उसमें कमी आएगी, करप्शंस में भी जो है वो कमी आएगी। तो ये एक तरह से लैंड के लिए आधार का काम करेगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो जितना भी लैंड है पूरे का, जो सबका जो है वो एक सर्वे होगा। ठीक है, 14 डिजिट का ये जियो रेफरेंस कोड रहेगा, तो इससे जो जितने भी लैंड के से रिलेटेड जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने में इजी रहेगा। और इन्होंने बताया कि वहाँ का तलांगपुर कोटला विलेज है, इसके लिए जो है वो अभी 274 यूएल पिन रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली जनरेट किए जा चुके हैं। तो ये दिल्ली का स्कीम है। हेलो मैम। हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही? हाँ, मैं कह रही हूँ। नंबर जो है वो दिया जाएगा, एक पिन दिया जाएगा, तो जैसे डिस्प्यूट हो जाते हैं ना कि एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया गया, तो उनको पूरा एक आधा वेरीफाइड रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो जमीन है, ये जो नंबर है वो इनका है। तो उसको फिर किसी और को फिर रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे एक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाएगा ना जितनी भी लैंड है, और उनको फिर फर्दर वेरीफाई करना होगा, तो उससे मतलब करप्शन नहीं होगा। जैसे एक कई लोगों को जो है वो बेच दी जाती है, और इससे ये भी पता चलेगा कि किस इंडिविजुअल के पास कितना लैंड है, ये तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि हर उसके पास एक पिन रहेगा, है ना? तो जो परचेज करेगा, जो बेचेगा, तो एक सबका एक प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है। फिर ये सीआईएसएफ का वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन ये चल रहा है, और ये मतलब इन्होंने जो इनके 150 ईयर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं वंदे मातरम के, उसके उपलक्ष्य में ये पूरा साइकिलिंग करके जो है वो पहुंच रहे हैं। और जितने कोस्टल एरियाज हैं, तो ये अभी गोवा तक पहुंचे हैं। और ये काफी जो है वो एम्बिशियस जर्नी है, जो कि न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। और ये लगभग 6500 किलोमीटर की जर्नी है इनकी पूरी टीम की। इसमें जो यूथ है, उनको जो है वो अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा, फिटनेस को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो पूरा थीम है इनका कोस्टल साइक्लोथॉन 2026, इसका थीम है सिक्योर कोस्ट प्रॉस्पेरस इंडिया। तो ये किसका द्वारा चलाया गया है? ये सीआईएसएफ, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उनके द्वारा। फिर इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इनका 116th रेजिंग डे सेलिब्रेशन जो है वो है। और इनकी जो स्थापना मतलब शुरू हुए थे ये 1911 में। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इन्होंने इंडियन आर्मी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया है। और पूरा 21st सेंचुरी की बात करें तो इन्होंने अपने आप को भी काफी रिवॉल्यूशनाइज किया है। तो इनका चूंकि 116 वर्ष हो गए कंप्लीट, तो उसमें जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो होंगे। और ये अभी की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज करते हैं। और जो भी इंडियन आर्मी जहाँ जहाँ ऑपरेट करती है, जो भी एनवायरनमेंट कैसा है, पूरा बेहतर तरीके से जो है वो देखते हैं, उस पे जो है वो उनका पूरा काम रहता है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1911 में। ठीक है, ये तब पे जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट थे। और फिर बाद में इन्होंने जो है वो इंडियन आर्मी का एक बेहतर जो है वो एक कंपोनेंट के तौर पे काम किया है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स इनको कहा जाता है। फिर इंडिया ने कितने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस चलाए हैं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। उसमें काफी मतलब पुराने भी जो है वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस की बात करें, तो ये एक इंडिया का एक जो ग्लोबल एंगेजमेंट होता है उसका एक मेन वाइटल पार्ट है। इसके तहत कहीं भी किसी कंट्री में अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है या कोई भी डिजास्टर होता है, तो उस सिचुएशन में जो आर्मी है, इसके तरफ से जो है वो ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है। रेस्क्यू के में लोगों को रिलीफ पैकेज पहुंचाने में मेडिसिन में, फूड प्रोवाइड करने में, इन सब में जो आर्मी है वो एक रोल जो है वो प्ले करती है। और ये इंडिया का जो इंटरनेशनल एचएडीआर या ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ अप्रोच है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है,
क्या जो रूल्स हैं उनके द्वारा गाइड होता है, और इसके अलावा ये यूएन का डीआरआर है, इससे भी जो है वो मतलब इसी के बेसिस पे इन्होंने इसको बनाया है। और इसके तहत जो है इनका रैपिड रिस्पांस सेल है जो कि इसमें काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, ये सब मिलजुल के जो काम करते हैं। तो इसमें बताया गया कि कितने कितने ऑपरेशंस चले हैं। तो कुछ कुछ जो ऑपरेशंस हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसमें डोमेस्टिक के बारे में भी बताया है और इंटरनेशनल एड्स के बारे में भी बताया है। अब जैसे कि हाँ, इन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे 2013 में, जब तो इन्होंने ऑपरेशन राहत और सूर्य होप चलाया था। फिर जम्मू कश्मीर में 2014 में इन्होंने ऑपरेशन मेघ राहत चलाया। सिक्किम में इन्होंने 2023 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था, वहां पे ऑपरेशन हिम राहत चलाया। तो इसमें जो नेम्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि नेम्स कभी कभार पुराने भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चेन्नई में 2023 में फ्लड्स आए थे। साइक्लोन मिचोंग आया था, तो वहां पे भी रिलीफ प्रोवाइड किया था। फिर इसके अलावा नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो हमारा ऑपरेशन मैत्री के तहत जो है वो रिलीफ दिया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में 2021 में, वहां पे जो लोग थे उनको इवैक्यूएट कराया गया था। मिशन सागर चला हमारा 2020 से 22 में, इसके तहत जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो एड प्रोवाइड किया गया। कोविड के टाइम पे लोगों को इवैक्यूएट किया गया थ्रू सी सोर्सेज, इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चला। यूक्रेन में सिटीजन्स थे जो हमारे, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए ऑपरेशन गंगा चला। इसके अलावा टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, उसके लिए हमने फिर 2023 में ऑपरेशन दोस्त चलाया। ये टर्की वाला जो है वो इसके पहले पूछा भी जा चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, पुराना था लेकिन ये पूछा गया था। फिर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में 2023 में। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में म्यांमार में जो है वो सीवियर अर्थक्वेक आया था लास्ट ईयर, तो वहां पे एड प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। फिर अभी रिसेंटली साइक्लोन दित्वा आया था श्रीलंका में, वहां पे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जो है वो रिलीफ प्रोवाइड किया गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके तहत जो है वो इंडिया जो है, इनका कई सारे जैसे कि टाइगर ट्रिम्प है यूएस के साथ, समन्वय है, चक्रावत है, संयुक्त विमोचन है। इसके तहत जो है वो एक्सरसाइजेज ये करती हैं कि कैसे जो है वो डिजास्टर के टाइम पे जो रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये नेम्स जो है वो एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इनका कोई खास वो नहीं है। फिर मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट्स से रिलेटेड एक अभी नया जो है वो रूल है, और इसको लेके जो है वो थोड़ा सा विवाद है। इसको समझ लेते हैं कि क्या है। भारत में जो रिफर्बिश्ड और प्री यूज जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको इंपोर्ट करने को लेके पूरा एक डिबेट स्टार्ट हो गया है। जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कहना है कि जो सेफ्टी है, रेगुलेशन है, इसको लेके इनका चिंता जताया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने इनको पूरा देखते हुए एक कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के तहत, जो देखेगी कि रिफर्बिश जो डिवाइसेस होती हैं और क्या उनका जो है वो सेफ्टी इश्यूज हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको डिस्पोज किया जाएगा। एक्चुअली जो नई जो न्यू डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लो अगर एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन वगैरह कराना है, तो ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं काफी कॉस्टली होती हैं। और इनको जैसे जो हम इंडिया क्या करता है कि जैसे यूएस है, जर्मनी है, जापान है, नीदरलैंड्स है, यहाँ से ये रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो कि यूज किया जा चुका हो, उसमें कोई दिक्कत आई हो तो फिर से उसको ठीक करके जो है वो यूज करना। तो अगर जैसे कि एमआरआई इक्विपमेंट का था कि अगर वो ऐसे 8 करोड़ का एक डिवाइस आता है, तो रिफर्बिश्ड जो इक्विपमेंट है उसकी 1 करोड़ कॉस्ट आती है, तो वो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। तो अब चूंकि इसको लेके कि अगर जैसे सस्ते जो अगर कोई खरीद के ले आ रहा है, फिर इसको किस तरह से फर्दर जो है वो सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा अभी स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। तो इसको लेके भी जो है वो चिंता जताई जा रही है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि इसको से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो जो
और इसके लिए जैसे कि अगर कोई भी आप ऐसे डिवाइसेस वगैरह बाहर से ले आते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उसके लिए आपको एक एनओसी लेना पड़ता है, और ये जो एनओसी देने का काम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स को जो है वो आप बाहर से ले आ सकते हो। तो इस पे भी जो है वो हो रहा है कि मतलब इनको इनको देखना होगा फर्दर, ये अगर हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये काफी बड़ा है। और अगर हम इंडिया में जो मेडिकल इक्विपमेंट मार्केट है देखें उसको, तो काफी इससे जो है वो लोग जो है वो खरीदते हैं, इसको जो है वो ले आते हैं, फिर इनका यूज करते हैं, क्योंकि मशीन्स वगैरह जो है वो काफी महंगी होती हैं, और हेल्थ केयर सर्विसेज को हमें और बेहतर कराना है, बेहतर तरीके से लेके जाना है, तो ये नहीं हो कि मतलब लैग करे। तो क्या ये कितने सही है, किस तरह से इसका रूल्स होना चाहिए, इंपोर्ट का क्या चीजें हैं, तो इस पे जो है वो पूरा कमेटी बनाई गई है, और अभी इस पे स्टडी है। तो ये सारी चीजें मतलब इससे रिलेटेड है कि कैसे इनको आगे फर्दर हमें रेगुलेट करना होगा, और कैसे एक बैलेंस जो है वो बनाना होगा। फिर इंडिया फाइनेंशियल ईयर जो 27 है, इसके लिए जो रिफाइंड पेट्रोलियम फ्यूल्स है और जो प्रोडक्ट्स हैं, माना जा रहा है कि जो कंजम्पशन है वो काफी बढ़ेगा इस साल पे। और इसमें राइज देखने को मिला है, लगभग 2.8% जो है बताया जा रहा है कि देखने को मिलेगा, ग्रोथ होगी, मतलब फ्यूल और इनका डिमांड काफी बढ़ेगा। जो हमारे एविएशन टरबाइन फ्यूल है या एलपीजी है, डीजल है, इन सब का कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें काफी और ग्रोथ होने की बात प्रोजेक्ट जो है वो किया गया है। और इंडिया को एक मेजर ग्रोथ सेंटर देखा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल वगैरह की डिमांड रहती है काफी। ठीक है, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं वो सब ग्रोथ कर रही हैं। तो हम बिना एनर्जी के तो काम होगा नहीं, पेट्रोल डीजल मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि हाँ, ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया की जो करंट रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 258 मिलियन टन्स पर एनम है। और जो हमारा एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है ऑफ वेल, ये 100% से ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा यूज जो है वो कर रहे हैं। तो हम और हमारा जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में वो एक तरीके से स्टेगनेंट है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ क्रूड ऑयल विद, और हम इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, 88% ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे अभी तक हम ज्यादातर जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। अभी जो पूरा टैरिफ विवाद था यूएस के साथ, जो डील हुई है, तो उसमें कहा गया कि रशिया से हम नहीं लेके यूएस से लेंगे, तो उसका भी देखना पड़ेगा। चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, सबसे टॉप पे जो है वो यूएस है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मतलब अभी बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 रहेगा, इसमें जो है वो कम जो कंजम्पशन है वो और बढ़ेगा। तो ये इसमें बताया गया है। फिर यूएई और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो काफी बढ़ा है। इससे रिलेटेड आर्टिकल था कि हाँ, इंडिया और यूएई के बीच में 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको साइन किया गया। और इसका जो टारगेट था इनिशियल, वो यही था कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन तक पहुंचाना बाय 2030। और ये जो गोल है उसको हमने पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, तो पहले ही चूंकि अचीव कर लिया है, तो अब हमने एक नया गोल बनाया है कि 2032 तक जो दोनों के बीच में ट्रेड है उसको बढ़ा के हमें $200 बिलियन तक का करना है। तो ये काफी एम्बिशियस जो है वो रखा गया है गोल। फिर बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम सेक्टर का क्या अभी है, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। बायो बेस्ड केमिकल्स, ये क्या होते हैं? ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जिनको कि बायोलॉजिकल फीड स्टॉक्स, जैसे कि हमारा शुगर केन, गन्ना है, मक्का है, स्टार्च है, जो बायोमास रेसिड्यूज होते हैं जो बच जाते हैं, छिलके वगैरह, इन सबको यूज करके जो है वो इन केमिकल्स को बनाया जाता है। इनको एक फर्मेंटेशन किया जाता है, एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के थ्रू इनको जो है वो किया जाता है, और उसके बाद जो है वो केमिकल्स को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, बायो अल्कोहल्स आते हैं, सॉल्वेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं,
इनका यूज़ जो है वो प्लास्टिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन सब में होता है और ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रो कर रही है। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इनको हर जगह जो है वो यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादातर लो टेम्परेचर प्रेशर्स पे वर्क करते हैं और इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। एनर्जी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये क्रूशियल रहते हैं। तो इंडिया का अपना पॉलिसी है कि इसके तहत इन सारे प्रोडक्ट्स को अभी जो इंडिया का नया जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बायो ई3 पॉलिसी है, तो इसके तहत हमें ऐसे नेचुरल चीज़ों से जो है वो केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। जैसे हमारा एथनॉल बन रहा है, एथनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है, तो उसमें भी ये सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? तो अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग वो है कि हम ऐसे जो केमिकल्स हैं, बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस इंडस्ट्री में हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और अगर इसको हमने ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया तो जो हमारी इन पेट्रोकेमिकल्स वगैरह की जो डिपेंडेंस है उस पे जो है वो कमी आएगी। एक नया मार्केट जो है वो क्रिएट होगा जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनके लिए और ये सस्टेनेबल भी रहेंगे। और अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया ने 2023 में एसिटिक एसिड जो है वो परचेज किया इंपोर्ट किया था लगभग 479.8 मिलियन डॉलर का। तो अगर ये घर में हमारे बनेगा, हमारे इंडिया में बनेगा तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इसीलिए जो सरकार है उसने इन सारी चीज़ों के जो इंडिजिनस प्रोडक्शन पे जो है वो बढ़ावा दे रही है। और अगर हम बात करें तो प्राज इंडस्ट्रीज है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, ये टॉप लीडिंग कंपनीज हैं जो इस तरह के केमिकल्स को बनाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा नोवोजाइम्स है, डुपॉन्ट है, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, ये सारी जो कंपनीज है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो यूरोपियन यूनियन का बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी है, एक्शन प्लान है, यहाँ पे भी जो है वो इन बायो बेस्ड केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर जो बायो इकोनॉमी का गोल होता है उसको ये अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके अलावा यूएस में, जापान में, चाइना में, इन सारी कंट्रीज में इस पे काम हो रहा है। ठीक है? तो ये मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप जैसे खेती-बाड़ी या जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जैसे शुगर केन हुआ, गन्ना हुआ, तो इनका जो बच जाती हैं चीज़ें, उनसे केमिकल्स को बना के फिर फर्दर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एक पूरा जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो बन जाती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट से भी हम एक अपने काम का इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो बना लेते हैं। तो इसका काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है और इंडिया भी इस पे काफ़ी वर्क कर रहा है। फिर यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया अर्बन चैलेंज फंड और इसके तहत जो है सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स की और इसका जो एम है वो यही है कि एक हाई जो है क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इसके लिए ये मार्केट को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को बढ़ावा देने की बात जो है वो कही जा रही है। ठीक है? तो इससे एक बेहतर जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी और इसमें कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके लिए फिर 25% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा उसके लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और कंडीशन है कि मिनिमम ऑफ 50% ऑफ जो कॉस्ट है उसको मार्केट से जो है वो रेज़ किया जाएगा। ठीक है? तो एक क्लियर वो बताया गया कि इस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ को जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ये जो फंड है अर्बन चैलेंज फंड ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लेके 2030-31 तक जो है वो ऑपरेशनल रहेगा फिर बाद में इसको नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रिजिलियंट प्रोडक्टिव इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज को जो है वो बनाना तैयार करना और ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो ग्रोथ है जो हमारा एक एम है विकसित भारत का उसको जो है वो अचीव किया जाए। ठीक है? तो अर्बन चैलेंज फंड ये इम्पोर्टेंट रहेगा और किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर इंडियन रेलवेज की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम क्लीनलीनेस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च करेंगे। जो भी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं उनके जो जनरल कोचेज हैं सब में
और इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा जो कि इंश्योर करेगा हर 1.5 घंटे पे पूरा सफाई होगी, क्लीनिंग होगा, टॉयलेट्स का, गार्बेज बिन्स का, ठीक है, केबिन्स इंश्योर किया जाएगा कि सब जगह जो क्लीनलीनेस जो है वो साफ सफाई रहे। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 124 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं, मतलब इनको बनाया जा चुका है 3 साल के भीतर में 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। इससे जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हुई है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बेहतर हुआ है, और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स ट्रेन है उसमें भी जो है वो हम क्लीनलीनेस इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे। इंडियन रेलवेज की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर है वर्ल्ड का। और जो गति शक्ति प्लान है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर 2021 में। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बेहतर तरीके से प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, और जो है वो फर्दर जो है वो इनको चीज़ों को सही करने पे पूरा ध्यान जो है, फ़ोकस जो है वो दिया जा रहा है, कि कैसे जो रेलवे की व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए, लॉजिस्टिक मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका, पैसेंजर्स फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ये सब। फिर कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने लॉन्च किया कंट्री का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और कहाँ लॉन्च किया? महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये पूछा जाएगा, मतलब ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जब लॉन्च होती है तो पूछ जाती हैं। ये नया डिजिटल टोकन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और इसका भी उद्देश्य यही है कि पब्लिक जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें जो करप्शन है उसको हटाया जाए, ट्रांसपेरेंसी ले आया जाए, ठीक है। जो डिलीवरी की प्रक्रिया है जिसके तहत जो है सरकार अनाज वगैरह प्रोवाइड करती है लोगों को, तो उनको सही सही जो है वो किया जाए। और इसमें जानकारी दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी तक 27 करोड़ जो लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे से जो है वो निकाल लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो बेनिफिशरीज रहेंगे उनको एक डिजिटल वॉलेट टोकन दिया जाएगा, उसमें उनका नाम, उनको कितना अनाज मिलना है, कितने प्राइस पे मिलना है, इसकी पूरी डिटेलिंग रहेगी। और फिर उनको इजीली जो है वो जो अनाज वगैरह है वो दिए जा सकेंगे। इसको सून गवर्नमेंट ने कहा है कि चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये लॉन्च होने से जो गुजरात है ये पहला स्टेट बन गया है टू ट्रांसफर पीडीएस सब्सिडीज यूजिंग ये सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई है इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। और इसमें बताया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया गया है। इसमें अहमदाबाद, सूरत, आनंद, वलसाड, इनके जो है वो 26,000 फैमिलीज को टारगेट किया गया है, और इनको जो है वो अभी डिजिटल टोकन प्रोवाइड किया जा गया है उनके वॉलेट्स में, जैसे अभी हम लोग चीजें यूज करते हैं, तो उनमें क्यूआर कोड वगैरह रहेगा, ओटीपी रहेगा, जो कि जाए मतलब जिसके बताने के बाद से ये सर्विसेज को जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, इसको भी इनॉग्रेट किया इन्होंने अहमदाबाद में, और इससे 35 सेकंड में 25 किलोग्राम का जो ग्रेन है वो निकलेगा। फिर माल न्यूट्रिशन को देखने के लिए सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन, इसको लॉन्च किया गया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है वो कल उन्होंने इनॉग्रेट किया। ये आ सकता है कि पीडीएस सिस्टम से इसको करके पूछ सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूवल किया है ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल और रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का। और ये कंट्री का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे बनेगा, मतलब पानी के भीतर बनेगा। और ये 33.7 किलोमीटर का लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। और इसके तहत 15.79 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब टनल रहेगी जो कि पानी के भीतर रहेगी, और इसको ये डेवलप करेंगे। तो इसको जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने अप्रूवल कर दिया गया है। इसका कॉस्ट जो है वो रखा गया है 18,662 करोड़ रुपए का लगभग ये रहेगा, जो इसका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड है। और ये कनेक्ट करेगा NH 15 पे गोहपुर को
और नुमालीगढ़ है, नेशनल हाईवे 715 असम में। ठीक है, तो जो ट्रेवल डिस्टेंस है इन दोनों सिटीज के बीच में, वो अभी 240 किलोमीटर से घट के 34 किलोमीटर हो जाएगा। और जो टोटल टाइम लगता है 6 आवर्स का, वो घट के सिर्फ 20 मिनट में जो है वो यहाँ से वहां तक ट्रेवल करेंगे। तो ये काफी सिग्निफिकेंट एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और इससे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, यहाँ पे जो फ्रेट मूवमेंट है, एफिशिएंसी काफी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये ये सेकंड अंडर वाटर रोड कल रेल टनल रहेगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस फिर इसके अलावा 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इसके लिए भी नोट दिया गया। 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। और इनका उद्देश्य यही है कि जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर करना। फिर करंट जो फाइनेंशियल ईयर रहा 25-26 का, इसमें रिकॉर्ड जो है वो जनरेशन हुआ है। और जो बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो करीब 52,537 मेगावाट का रहा। और इसमें जो रेन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे काफी एनर्जी मतलब प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो कि 39,657 मेगावाट के हैं लगभग। और इसमें सोलर पावर इसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, विंड पावर का भी बढ़ा है। तो ये हाईएस्ट एवर कैपेसिटी एडिशन रहा है एक सिंगल ईयर में। तो मतलब 25-26 में सबसे ज्यादा जो है वो कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है, अगर हम बाकी पिछले सालों के से कंपैरिजन करें तो। अगर हम अभी की बात करें तो 31 जनवरी 2026 तक जो इंडिया की इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 5,20,510.95 मेगावाट के लगभग है। तो ये जो कैपेसिटी वाला है, ये जैसे प्रीलिम्स में अगर रिसेंट जैसे एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए जो है वो आ सकता है उसमें। फिर जो हमारा यूनियन बजट है इस बार का 26-27 का, इसमें एमएसएमईज के लिए जो है वो क्या क्या चीजें रखी गई हैं, क्या इसको कैसे और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। उसमें बताया गया है कि एमएसएमईज जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक क्रूशियल पार्ट है। 7.47 करोड़ से ज्यादा जो है वो एंटरप्राइजेज हैं। और हमारे 32.82 करोड़ पीपुल इसमें वर्क कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद जो एमएसएमई सेक्टर है ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35.4% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसी सेक्टर से होती है। एक्सपोर्ट 48.58% का है। जीडीपी में योगदान 31.1% है। और जो बजट है इसके तीन जो है वो इसमें जो है वो कर्तव्य की बात कही गई है या ड्यूटीज की। इसका मतलब है कि हमें और एसिलेट करना है, बढ़ावा देना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ताकि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो सकें। और जो पहला कर्तव्य है उसके तहत जो है वो एक 3 pronged अप्रोच है, जिसके तहत जो एमएसएमईज हैं उनको और ग्रो करने में जो है वो हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। इक्विटी सपोर्ट, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दिए जाएंगे। और इसके लिए जो है वो इन्होंने एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड जो है वो इसका अनाउंसमेंट किया है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड ये तो इसको स्टैब्लिश हुआ था। चैंपियन चैंपियन एमएसएमई नाम दिया है मैम। हाँ, चैंपियन है एमएसएमईज नाम दिया है इनको। चैंपियंस नहीं नाम दिया है, मतलब इसमें कहा है कि एमएसएमईज को हमको और बेहतर तरीके से, मतलब जो हमारा ग्रोथ हो रहा है उसमें एक प्रमुख उसके तौर पे उभर के आए। बड़ी कंपनीज नहीं, छोटी जो कंपनीज है ना, मीडियम स्मॉल और सेक्टर की जो है वो। तो इससे इनके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड तो करेगी। सेटअप बनाने के लिए पैसे देगी। अगर आपको कोई नो हाउ चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए कि किस तरह से हमको इंडस्ट्री इस तरह में सेटअप करें, तो उसके लिए प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है वो, उसके लिए फंड रखा है। जैसे कि ये बताया ना 10,000 करोड़ का। जैसे मैम इस ये हाँ, बोलो। 35.4% मैन्युफैक्चरिंग होता है एमएसएमईज में ना। हाँ, 35.4, और मतलब 48। जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में उसका 35% जो है वो एमएसएमई सेक्टर से जो है वो बनता है। अच्छा।
है ना? ये चीज़ ओके। है। तो और इसको जो हमें पूरा और एक्सपोर्ट है बढ़ाना है। उसका 48, हाँ, एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट जो हमारा 48.5 है। हाँ, जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें बाहर भेजते हैं, उस वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो करीब एमएसएमई सेक्टर से 48.5% जो है वो बनते हैं, उनको जो है वो हम बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तरह से पिलर है हमारे जो देश की जो तो इकोनॉमी लगभग है उसका। 50%, हाँ, अराउंड 50% मान के चलो लगभग 50%। हाँ, एक्सपोर्ट इन्हीं से जो है वो होता है। तो इनको हमें और बेहतर कराना है और इसी के लिए जो ये बजट है इस बार का गवर्नमेंट ने इसमें और इनके लिए प्रावधान किए हैं। सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही है। ठीक है? एसएमई ग्रोथ फंड को बनाने की बात कही है। इसके पहले 2021 में सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया था। ठीक है? इसको भी बढ़ा के इसमें जो सपोर्ट है वो 2000 करोड़ का किया गया है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए कि उनको और बेहतर तरीके से काम किया उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। तो ये है, मतलब पैसे की कमी ना आए, टेक्निकल नो हाउ की कमी ना आ जाए, पता रहे लोगों को कैसे करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप होंगे और लोगों को काम मिलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इन्होंने अ, जैसे प्रोफेशनल सपोर्ट की मैंने बात कही तो जैसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईसीएआई है, मतलब आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, इन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया है कि लोगों को जानकारी दिया जाए। ठीक है? कॉर्पोरेट मित्र बनाए गए हैं, जो छोटी शहर हैं वहाँ पे के लिए। और इसमें जो है वो अभी एक ये था कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक लिमिट लगा के रखी थी, इसको रिमूव कर दिया है, 10 लाख लिमिट पर कंसाइनमेंट। ठीक है? तो इसको हटाया है, तो इससे भी माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट में जो है इसमें और बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा उद्यम असिस्टेंस प्लेटफ़ॉर्म है, इसको 2023 में लॉन्च किया गया। तो इन सब का उद्देश्य यही है कि एमएसएमई सेक्टर को जो है वो और बेहतर प्रोवाइड करना और इसमें और लोगों को जोड़ना ताकि रोज़गार भी बढ़े, जो लोकल लोग हैं, है ना? उनको जो है वो सपोर्ट मिले। ट्रेनिंग भी इसके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे माना जा रहा है कि जो बेनिफिट जो है वो लोगों को काफ़ी पहुँच रहा है। हाँ, इंटरनेशनल न्यूज़ अगर देखें तो डोनाल्ड जे ट्रम्प इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो अपना घोषणा किया था पीस बोर्ड इसके 26 फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इसमें उन्होंने बताया कि इसमें इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएई हैं। और इंडिया के लिए बताया गया है कि इनको इनविटेशन भेजा है और इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है कि ये $5 बिलियन का जो है वो प्लेज लिया है कि इतना ये पैसा प्रोवाइड करेंगे ताकि जो गाजा है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाए और वहां पे जो लोगों की जैसे इतने दिनों से यहाँ पे वो युद्ध चला आ रहा है तो लोगों के जो घर हैं जो मकाने हैं जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए पूरा का पूरा जो एरिया है तो उसके लिए इनका ये पीस को बढ़ावा देने के लिए ये है ठीक है फिर ईरान का भी विवाद चल ही रहा है यूएस और ईरान का कि वो प्रेशर क्रिएट जो है वो कर रहा है तो देखो उसमें क्या चीजें रहती हैं फिर इंडोनेशिया इन्होंने कहा है कि हम जो है वो हमारी ट्रूप तैयार है हम 8,000 ट्रूप को जो है वो लगभग भेजेंगे इस साल के एंड तक गाजा में ताकि पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर तरीके से चल सके तो इस तरह इंडोनेशिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने फॉर्मली कमिटमेंट दिया है कि हम जो है अपने जो सेना है जो ट्रूप्स हैं उनको एक सिक्योरिटी मिशन पे भेजेंगे जो ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव प्लान है इसके तहत ठीक है तो अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है और ये फिलिस्तीन के जो स्टेटहुड हैं उसका एक वोकल सपोर्टर रहा है शुरू से और इन्होंने अपने आप को जो है वो गाजा इनका जो बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव है उससे अलाइन रखा है उसके तहत ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे फिर आज से इंडिया में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो शुरू होगी और इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार होगा कि ये एआई समिट जो है वो ग्लोबल साउथ में होगी और इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आएँगे, प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन आएँगे, स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, यूएई के क्राउन प्रिंस, मॉरिशस के प्रेसिडेंट
श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा बोलीविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, ग्रीस, गुआना, इन सब के भी जो लीडर्स हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे। और ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है 2026, इसके मतलब अभी तो अब समिट होगी, 5 दिन चलेगी, तो जो भी चीजें हैं वो निकल के आएंगी। फिर जो 3 फाउंडेशनल पिलर्स हैं ये याद रखना, और सूत्र इसमें को कहा गया है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और ये जो है वो ग्लोबल एआई कॉपरेशन के जो प्रिंसिपल है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें चक्र की बात कही गई है, ठीक है। 7 इंटरकनेक्टेड थीमेटिक एरियाज हैं जिसमें कि ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ठीक है, साइंस, इनोवेशन, इन सब पे जो है वो काम रहेगा। तो ये तीनों सूत्र और इनको जो है वो याद रखना, ये पूछा जा सकता है। चक्र, 7 चक्र और 3 सूत्र। फिर इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में मैंने बताया था कि इलेक्शन अभी हुए हैं, और जो वहाँ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो विनर के तौर पे उभरी है। मेजर पॉलिटिकल पार्टी रही है वो बांग्लादेश की, और 1978 में स्थापित हुआ था। और तो इनमें जो है वो नई सरकार बनेगी, और इंडिया की तरफ से जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, ये पार्टिसिपेट करेंगे। तारिक रहमान, ये बीएनपी के चेयरमैन है, और ये एज अ प्राइम मिनिस्टर वहां पे आज जो है वो 17 फरवरी को ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने नया एक प्लानिटरी सिस्टम डिस्कवर किया है, LHS 1903, ठीक है। और इसमें ये जो नया प्लानिटरी सिस्टम इन्होंने देखा है, तो ये जो करंट प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरीज है उसको चैलेंज करता है। और इसमें इन्होंने पाया है एक रॉकी प्लैनेट जो कि दैट फॉर्म बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ इट्स गैसेस, मतलब इनके आसपास की जो गैसेस वाली चीजें थी उनसे ना बन के ये रॉकी टाइप का प्लैनेट जो है वो बना है। और इसमें माना जा रहा है कि जो है वो अलग तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं वो पाए गए हैं। तो ये जो पूरा प्लानिटरी सिस्टम है, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो है वो चियोप्स स्पेस टेलीस्कोप है उससे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। और इसमें 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि 2 रॉकी प्लैनेट्स हैं, 2 गैसेस हैं। और ये जो है वो एक स्मॉल और डिम स्टार है, उसके चारों तरफ जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसको कि रेड ड्वार्फ कहा गया है, जो कि लगभग 117 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। और इसको नाम दिया गया है LHS 1903, ठीक है। और ये लगभग 50% मैसिव है, जितना कि हमारा सन है, और उसी प्रकार से उसी का जो है वो 5% जो है उसकी भी जो है वो चमक है। तो ये नई जो है वो डिस्कवरी किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और अभी वहां पे जो है वो नए जो है वो गए हैं मेंबर्स। और ये वहां पे 6 8 to 9 मंथ अपना स्पेंड करेंगे। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट है जेसिका मेयर, जैक हैथावे, फ्रांस के सोफी एडेनॉट, रशिया की एंद्री फेदियनेव, तो ये गए हैं। और लास्ट मंथ क्या हुआ था कि नासा के जो है वो मेडिकल इवैक्यूएशन कराना पड़ा था, मतलब वहां से एस्ट्रोनॉट को वापस ले आना पड़ा था हेल्थ इश्यूज को लेके। तो तब से जो वहां पे क्रू की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई थी, तो अब फिर से जो है वो 4 ये हमारे जो स्पेस यात्री हैं इनको वहां पे भेजा गया है। ये वहां पे रहते हैं स्पेस स्टेशन पे और डिफरेंट चीजों पे काम करते रहते हैं, रिसर्च जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। बात कर लें तो स्पोर्ट्स में जो है वो नॉर्वे के जोहान्स होसफ्लोट क्लाइबो हैं, इन्होंने 9th गोल्ड मेडल जीता। ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग हुआ विंटर गेम्स, ये मिलान कॉर्टिनिया ओलंपिक्स मतलब चल रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने मेडल जो है वो जीता है। फिर कल भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। कोलंबो के स्टेडियम आर प्रेमदास स्टेडियम में जो है ये मैच जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में खेला गया। अभी जो है वो आईसीसी का मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। और इस बार बांग्लादेश ने वहां पार्टिसिपेट नहीं किया है, और उन्होंने जो है वो मना कर दिया गया, तो उनकी जगह जो है वो स्कॉटलैंड खेल रहा है। और वेस्ट इंडीज ने जो है वो 8 जो टीम्स होती हैं उसके लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, तो पहली टीम है ये जो कि
सुपर 8 में पहुंच गई है। इन्होंने नेपाल को हराया मुंबई में। तो अब रोज कुछ ना कुछ नया नया एआई का जो है वो निकल के चीजें और आएंगी। लेकिन ये जो एआई के आर्टिकल्स हैं ये मेंस पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं पढ़ने, मतलब आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है। हम्म, तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और यूट्यूब पे आप हमसे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको डेली करंट अफेयर मैगजीन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको थ्रू मेल भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं। और वो आपको आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जैसे बनाई गई है। फटाफट सीरीज है, डेली करंट अफेयर्स है, इसके अलावा मंथली मैगजीन है जिसमें डिटेल मैगजीन भी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे यूट्यूब पे जुड़िए और चैनल को सपोर्ट करिए।